बजिंग स्टॉक खास पेशकश हमारी, जिसमें हम बात करते हैं खबरों वाले शेयरों की। खबरों के चलते जहां पर होता है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे संतोष जी। खबर बताएंगे हम, और उस पर निर्णय क्या करना है ये फैसला लेंगे आप तमाम समझने के बाद। चलिए एक एक करके जरा कंपनी को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। EIH पे पहले बातचीत कर लेते हैं। कंपनी के नतीजे आए हैं, नतीजे शानदार रहे हैं। तीसरी तिमाही मुनाफा 54.5% बढ़ा है और ये 229.94 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी की अगर रेवेन्यू की बात करें तो आय में 27.5% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये 769.87 करोड़ रुपए रही है। वहीं कंपनी की अगर हम EBITDA की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और ये 60% बढ़ करके 308.4 करोड़ रुपए रहा है। तो शानदार नतीजे देखने को मिले हैं और इसी शानदार नतीजों के चलते इस शेयर में काफ़ी अच्छी बढ़त है। कंपनी के 6 देशों में 30 होटल और रिजॉर्ट्स कंपनी के चल रहे हैं और आज जो शेयर में हम देख रहे हैं कि 17% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही थी और अभी भी बनी हुई है। 17.25% की तेज़ी शेयर के अंदर 805 का स्तर देखने को मिल रहा है। EIH यहाँ पे शायद कुछ भाव में शायद कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, 413 का भाव दिखाई दे रहा है, लेकिन 17.25% की तेज़ी यहाँ पर EIH के होटल में देखने को मिली है। सर क्या सलाह रहेगी आपकी EIH के ऊपर? क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? शानदार मूव, अच्छे नतीजे। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ये नतीजे आए हैं, मेरे पास जितने भी रिकॉर्ड हैं 2020 से लेकर अभी तक, सबसे शानदार नतीजे रहे हैं ऑपरेशनल प्रॉफिट के लिहाज से। और जिस तरह से टूरिज्म जो है इंडिया में काफ़ी बढ़ते जा रहा है, और जो मौजूदा सरकार है उनका जो उद्यम है कि हमारे जितने भी पिलग्रिम्स हैं वहाँ पर भी जो है पिलग्रिमेज टूरिज्म किया जाए। और आप देखें कि बहुत सारे टूरिस्ट पॉइंट्स, एविएशन में अगर आप देखें एयरपोर्ट्स के निर्माण, ये सारी चीज़ें जो हैं इस पूरे सेक्टर को, टूरिज्म सेक्टर को काफ़ी बढ़ावा देती हैं। और आने वाले दिनों में भी जो एयरपोर्ट का विस्तार होना, छोटी छोटी जगह पर भी जाना, तो और इसका मतलब है कनेक्टिविटी टू दीज पॉइंट्स अगर ज़्यादा होंगे तो इनके होटल्स में लोग आवागमन ज़्यादा होगा। और उसी का परिणाम देखने को मिल रहा है कि काफ़ी अच्छे, मुझे लग रहा है कि गिरावट में लेना चाहिए। थोड़ा लें अभी, नंबर्स के लिहाज से देखते हुए थोड़ा अभी लें, लेकिन गिरावट जितनी हो उतने में मुझे लगता है कि और भी थोड़ा रखना चाहिए स्टॉक। हम्म। चलिए इस बीच चलते हैं अगली कंपनी के पास। और RPS जी कह रहे हैं कि मैंने तो लाइक कर दिया है, और किन किन ने लाइक किया है? तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लाइक किया हुआ है और बाकी दर्शक भी लाइक करें तो अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए जरा अगली कंपनी को जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, और ये कंपनी नहीं बल्कि पूरा समूह है। जी हाँ, अदानी समूह पे संतोष जी के साथ कई बार बड़ी विस्तारपूर्वक चर्चा हुई है जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, और हमने बहुत सारे शोज़ किए हुए हैं। अब यहाँ पर खबर ये है कि डॉलर बॉन्ड्स के जरिए समूह की $50 करोड़ जुटाने की कंपनी की योजना है। आपको बता दें कि जब कंपनी ने ACC और अंबुजा को ख़रीदा था और उस लोन को जो है रीफाइनेंस करने की कोशिश की थी, उसी बीच हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और इस रीफाइनेंस को रोकना पड़ गया था, क्योंकि जिस तरीके से नकारात्मक एक माहौल देखने को मिला है। तो यहाँ पे कंपनी जो है अब डॉलर बॉन्ड्स के जरिए जो है रकम जुटाने की कंपनी योजना जो है वो बना रही है। तो ये एक सकारात्मक पहलू है। अब देखना ये किस तरह का रिस्पांस देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और इस खबर के चलते हम देख रहे हैं कि अदानी समूह की जो तमाम कंपनियां हैं उनमें काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। अदानी ग्रीन 9% ऊपर, अदानी पावर में 3% की तेज़ी देखने को मिली है, अदानी इंटरप्राइजेज 1% ऊपर है, 1.5%, अदानी विल्मर में 2% से ज़्यादा की तेज़ी है। तो एक सकारात्मक माहौल सर अदानी समूह में देखने को मिल रहा है। और एक बार फिर से इस समूह पे हम चर्चा कर रहे हैं। क्या आपका क्या मानना है सर कि क्या जो वर्स्ट था वो ओवर हो गया अदानी समूह के लिए? और एक बार फिर से समझना चाहेंगे आपके पसंदीदा शेयर इस समय कौन से होंगे, और ये जो कंपनी को अपनी रीफाइनेंसिंग रोकनी पड़ी थी कर्ज की और तमाम जो रुकावटें आई थी, क्या वो समस्याएं पूरी तरीके से अब समाप्त हो चुकी हैं? देखिए, पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन एक हद तक तो हो चुकी हैं ऐसा देखने को लग रहा है। क्योंकि अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के बाद ये सारी चीज़ें जो है, जितनी भी आशंकाएं थी वो दरकिनार हो चुकी हैं। और ऐसा हम लोग को पहले भी लग रहा था, क्योंकि जिस चीज़ के आरोप लगाए जा रहे थे उस तरह से लग रहा था कि बहुत ज़्यादा नहीं है। केवल इस सेक्टर में जो है वो हम जो देख रहे थे वो वैल्यूएशन एक इशू डेफिनेटली था। क्योंकि मार्केट में जो चीजें ट्रेड हो रही हैं और इतने दाम पर बिक रही हैं, वो एक जो है बड़ा इशू था, जिसके कारण कि काफी लोग स्केप्टिक भी थे। और अगर आप एनालिस्ट समूह की बात कर ले तो, या फिर आप अगर फंड जो है, जितने फंड मैनेजर्स हैं आप देखेंगे तो
बहुत ही कम लोगों के पास ये इनके सारे स्टॉक्स थे। लेकिन चूंकि इंडिया में जितना बड़ा जो है केपेक्स चल रहा है, उसमें प्राइवेट केपेक्स में देखें तो अडानी समूह सब बहुत ही आगे है केपेक्स करने के लिए। और उसका फंडिंग की जो व्यवस्था आप बता रहे हो, डॉलर बॉन्ड्स लेकर आएंगे, इसका मतलब है कि उनको ये चीजें अब उपलब्ध हो रही हैं। और फॉरेन से अगर पैसे आते हैं, मिलते हैं उनको, मतलब उनको चीपर लोन बाहर से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टर बूस्ट मिलता है। अब कैसी कंपनियों को देखा जा सकता है, तो मुझे लगता है कि जो पहली कंपनी इनकी होगी, ये बराबर में हम ये बात करते आ रहे हैं आपसे, कि इनकी जो समूह की पहली कंपनी अडानी पोर्ट, जो कि सबसे अच्छा कैश फ्लो है कंपनी में एज ऑफ दिस डेट, इंडिया की सबसे बड़ी पोर्ट एसेट इनके पास है। इसमें चूंकि अगर इंडिया की इकोनॉमी अगर बड़ी होगी, तो इस जो है पोर्ट में आवागमन, जो है गुड्स का आवागमन जो है वो काफी ज्यादा होगा, और ये कंपनी उसमें डायरेक्टली बेनिफिट होगी इंडिया के इकोनॉमिक जो है अपमूव से। दूसरी चीज अगर आप देखें तो इस इनके समूह में मुझे लगता है कि सीमेंट का जो बिजनेस है, चूंकि केपेक्स में गवर्नमेंट का जो काफी बड़ा फोकस है रोड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, इवन फॉर हाउसिंग, अगर आप देखें मिडिल क्लास हाउसिंग या फिर लोगों की जो गरीब लोगों को घर देने की बात है, सीमेंट जो है एक बड़ी चीज उसमें लगती है। लोहे और सीमेंट, स्टील एंड सीमेंट। और उसमें सीमेंट में इनके पास अंबुजा सीमेंट है, वो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे जो है एक्विजिशन करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, तो वहां पर एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। बहुत अच्छा कैश फ्लो भी कंपनी के पास है। उसके बाद अगर हम देखते हैं जो रिस्कियर, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, तो अडानी ग्रीन मुझे लगता है कि उसमें जो कि बहुत बड़े कह लें कि ग्रीन एनर्जी की तरफ फोकस है, 25 गीगावाट के ऊपर का जो है इनका ग्रीन मतलब एनर्जी पे फोकस है, कि उतनी बड़ी कैपेसिटी बिल्ड करेंगे। और उतनी बड़ी कैपेसिटी अगर बिल्ड करते हैं तो एक बहुत बड़ा इनकम होगा, लेकिन करंट अर्निंग्स पे काफी महंगी है। तो रिस्कियर जो लोग जिनके पास जो है पैसे हैं, आप अगर रिस्क पे लगाना चाहते हैं तो ही थोड़ा ही लगाएं। जी, ये राय निकल करके आती हुई अदानी टोटल गैस इस समय आपको बता दें 5% से ज़्यादा की तेज़ी है। अदानी एनर्जी जो है वो 4.5% ऊपर है। और अदानी ग्रीन पे जो अभी बात कर रहे थे संतोष जी, उस पर हम देख रहे हैं 2.95% की तेज़ी। अदानी पावर 3.25% से ज़्यादा की बढ़त दिखा रहा है। तो अदानी के शेयरों में आज जो है ज़बरदस्त बाहर देखने को मिल रही है सर। माफ़ कीजिएगा, अदानी पावर पे आपकी राय जानना चाहेंगे सर। अगर आप छोटी टिप्पणी कर सकें। पावर क्षेत्र में अच्छी खासी तेज़ी रही है, ऐसे में क्या अदानी पावर में भी कोई संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं भविष्य को लेकर के? पिछले 6 महीने में डबल हो गया है ये शेयर भी। देखिए, डेफिनेटली जिस तरह से सारा फोकस है और उसमें कैपेसिटी इनकी जुड़ चुकी है, मैं देख पा रहा हूँ कि और इसमें भी बहुत महंगा तो नहीं है शेयर। चूंकि जितनी भी आप देखें इंडिया में, जितनी भी कंपनियां जो कि एनर्जी जनरेट करती हैं, उनके पास कोई ना कोई ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट हैं। अडानी पावर का मैं उतना डिटेल में देखा नहीं हूँ, लेकिन इनके नंबर्स या इनके वैल्यूएशन जो है वो सपोर्टिव दिख रहे हैं। क्योंकि 9 टाइम्स ऑफ इट्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स कंपनी में दिख रहे हैं। और 23,000 करोड़ के करीब टीटीएम बेसिस पे कंपनी ने कमाए हैं। 2,17,000 करोड़ का वैल्यूएशन है, तो वैल्यूएशन जो है वो रिजनेबल है, चूंकि इनके पास एनर्जी सेक्टर में कह लें कि टोटल गैस और अडानी ग्रीन है, तो एक डाइवर्सिफाइड प्लेटफॉर्म है, और अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोइंग इनटू दोज कंपनीज इज क्वाइट हाई। और वो थोड़ी महंगी है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस पे ये कंपनी भी रिजनेबली वैल्यूड है। उस तरह से इसमें जो है आपको मोमेंटम के लिहाज से मुझे लगता है कि 1520 के नीचे अगर जाता है तभी कुछ दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज ये मोमेंटम लग रहा है प्राइस में कि ये स्ट्रांग है, और यहाँ से भी एटलीस्ट 10 to 15% ये बढ़ सकता है। जी, चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई अदानी समूह को लेकर के कौन कौन सी कंपनियों में आप अभी भी निवेश कर सकते हैं अगर यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगली कंपनी जरा इसका भी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और वहाँ समझने की कोशिश करते हैं क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और अगली कंपनी जिस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं वो है कैनरा बैंक। बैंकों में लगातार जो है खबरें हैं। 26 फरवरी की बोर्ड बैठक में शेयर विभाजन पर फैसला संभव हो सकता है। आपको पता है 26 तारीख को जो है कंपनी के नतीजे भी आएंगे और शेयर विभाजन पर अभी आरबीआई की हालांकि मंजूरी मिलनी बाकी है। जो है नहीं, नतीजे आ चुके हैं। तीसरी तिमाही के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे, माफ़ कीजिएगा। और आपको बता दें कि तीसरी तिमाही में कंपनी का जो मुनाफा है वो करीब 27% के आसपास बढ़ा है और 3,656 करोड़ रुपए रहा है। ये फिलहाल स्थिति यहाँ पर कैनरा बैंक में निकल करके आती है। सर, स्टॉक स्प्लिट को लेकर के खबर है और इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि शेयर में करीब 4% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है कैनरा बैंक के अंदर। आपकी क्या सलाह रहेगी सर कैनरा बैंक को लेकर के? करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? अभी भी हम देख रहे हैं करीब 5% की तेज़ी अब देखने को मिल रही है।
देखिए, मुझे लगता है कि मैं आपसे बराबर जब भी बात कर रहा हूँ कि मेरे पास जो पैकिंग ऑर्डर है जहाँ पर मुझे लेना चाहिए, मुझे लगता है कि फर्स्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, ये मेरे पैकिंग ऑर्डर्स के बैंक हैं जहाँ पर कि निवेश की संभावना है और जहाँ पर कि आपको जो है मुनाफे हो सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि बैंक्स में जो है प्रॉफिट का एक्सपेंशन, रेजोल्यूशंस काफ़ी हो रहे हैं, एसेट क्वालिटी पहले से काफ़ी अच्छी हो रही है। इन तमाम रीजन के कारण जो है, और इन शेयरों में मुझे लग रहा है कि तेजी होगी। सिमिलरली कैनरा बैंक अब चूंकि स्प्लिट कर रहे हैं, तो स्प्लिट से बहुत ज़्यादा असर नहीं होता, केवल ये होता है कि छोटे मझौले निवेशक जो है, चूंकि उनको प्राइस सेंसिटिव होते हैं कि कम प्राइस वाली चीज़ ली जाए, वहां पर गेन उनको ज़्यादा लेता है या लगता है, या फिर वो उनको नंबर ऑफ शेयर्स वो ज़्यादा ले सकते हैं से। अदरवाइज इससे कोई इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग पे हो सकता है अदरवाइज, और कुछ फंडामेंटल पे इम्पैक्ट नहीं पड़ते हैं। लेकिन मेरी जो है पसंदीदा लिस्ट में ये स्टॉक डेफिनेटली है। तो यहाँ पर तो नहीं, मैं कहूँगा कि मौजूदा स्तर पे नहीं, लेकिन सब्सटैंशियल करेक्शन हो तो लेना चाहिए। जी, ये राय निकल करके आती हुई सर, अगले शेयर पे जाएं उससे पहले एक सवाल भी आया हुआ है कि नीतू जी का, नीतू त्यागी जी हैं, कह रही हैं कि सर कौन से सरकारी बैंक में निवेश किया जा सकता है 3 महीने के लिए, का इनका नज़रिया चूंकि बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी अभी चूंकि आप लिस्ट बता रहे थे एसबीआई, कैनरा बैंक की, तो वही लिस्ट रहेगी या इनको क्या सजेस्ट करेंगे आप? जी हाँ, लिस्ट तो वही रहेगी। और एक सरकारी बैंक जो है, हम जो है चुन चुन के में भी लेके आए हैं, तो थोड़ा इंतजार करें, वहां पर भी आपको पता चल जाएगा। तो इंतज़ार कीजिए नीतू जी, आप जो है, और कार्यक्रम के आखिर में आपको जो है चुन चुन के में भी सरकारी बैंकों के बारे में जानकारी मिलेगी, तो बने रहिए कार्यक्रम के आखिर तक आप यहाँ पर। और इस बीच चलिए जरा अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, और यहाँ पर भी खबरें हैं, और खबर यहाँ पर ये है ज्योति स्ट्रक्चर को लेकर के कि कंपनी को ये आरईसी से जो है 290 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है, और ये गुजरात के अंदर आपको बता दें 400 केवी के मल्टी सर्किट ट्रांसमिशन लाइन जो है बिछाने के लिए जो है कंपनी को ये ऑर्डर मिला है, और इस ऑर्डर को 18 महीने में कंपनी पूरा करेगी। नया ऑर्डर मिला है, उसके चलते हम देख रहे थे कि अच्छी मजबूती शुरुआती कारोबारी सत्र में यहाँ पर देखने को मिल रही थी। 4% से ज़्यादा की तेज़ी उस समय थी जब हमने खबर बनाई थी, और अब 5% का अपर सर्किट लग चुका है। 32 रुपये 85 पैसे का स्तर देखने को मिल रहा है। ज्योति स्ट्रक्चर को सर नया ऑर्डर मिला है, बड़ा ऑर्डर मिला है कंपनी के लिहाज से, और पिछले एक महीने में 61% की रैली जो है शेयर में आ चुकी है। देखिए जरा किस तरह का मूव यहाँ पर रहा है। 6 महीने में करीब करीब 180% की तेजी देखने को मिली है। क्या सलाह रहेगी सर, ये जो नए ऑर्डर मिले हैं उसके बाद क्या अभी भी खरीदारी की कोई गुंजाइश है, या फिर आपको लग रहा है काफ़ी तेज़ी आ चुकी है? देखिए, तेजी आ चुकी है और कंपनी एक काफी जो है एक बैड फेज से गुजरते हुए अब सामने आई, क्योंकि इसमें कुछ रेजोल्यूशंस हुए हैं जिसके कारण कि इक्विटी बेस बढ़े हैं कंपनी के, और धीरे धीरे जो है कंपनी के जो टीटीएम बेसिस पे कामकाजी मुनाफे आ गए हैं, जो कि पहले लॉस हुआ करता था। तो ये चीजें हो रही हैं, बट इट्स टू अर्ली टू से कि कितना बड़ा काम और हो सकता है इसमें, कितने ऑर्डर और आएंगे, क्योंकि डिसास्टर से जस्ट निकली है कंपनी। तो मैं, मेरे तो वेटिंग लिस्ट में होगा, ये वॉच लिस्ट में होगा इनफैक्ट, कि कैसे चीज़ें उभर कर आ रही हैं। तो मैं इस पे ये नहीं कहूँगा कि आपको लेना चाहिए, बट जस्ट वॉच करें कि कंपनी बस्ट होने वाली थी, वहां से बची है, अब ऑर्डर्स मिल रहे हैं, कंपनी के कामकाज अब शायद ठीक होंगे। बट अगेन स्टॉक प्राइस भी बढ़ चुका है, तो आई विल पुट इट ऑन वॉच लिस्ट। ठीक, चलिए तो अगली कंपनी अब जरा लेकर के आते हैं, और ये कंपनी तो सबसे ज़्यादा चर्चा में है पिछले कम से कम जिस दिन से बजट आया है उसके एक दिन पहले से, बजट के आसपास से, और बजट के दिन हमने काफ़ी बड़ी कवरेज जो है लगातार हमने की है, और वो कंपनी है पेटीएम। अब आज कंपनी के शेयर में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है, हालांकि रिकवरी थोड़ी बहुत तो कल भी थी, लेकिन आज अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। कारण क्या है, जो कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं, उन्होंने मुलाकात की है, आरबीआई के से मुलाकात हुई है उनकी, उनकी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ भी मुलाकात की हुई है उन्होंने। अब आपको बता दें कि ईडी की आधिकारिक जांच शुरू होने की खबरों के बीच ये मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो रहा है, तो उम्मीद जताई जा रही है कंपनी की तरफ से कुछ प्रयास हो रहे हैं, हो सकता है भविष्य में जो बड़ा संकट है वो कुछ हद तक टलता हुआ दिखाई दे। और हालांकि इन सब के बीच में तमाम सारे ब्रोकिंग फर्म्स की रेटिंग्स भी आ रही हैं। बर्नस्टेन ने आपको बता दें आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग जो है वो बरकरार रखी हुई है, हालांकि लक्ष्य इन्होंने 600 रुपये का ही रखा है। और इससे पहले भी हमने देखा कि बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने गिरावट, रेटिंग में गिरावट की बात की थी, और लक्ष्य जो है वो 500 रुपये तक कहे गए थे, और शेयर जो है 400 रुपये तक के नज़दीक पहुंच गया था।
आज 9% के आसपास की तेज़ी जो है वो पेटीएम के शेयर में देखने को मिल रही थी। सर पेटीएम में कुछ बचेगा कि नहीं? लोगों के मन में इतना पैनिक, इतना दबाव है। आज अब तो ठीक है 10% का अपर सर्किट लग गया है, 496 फिर से 500 के आसपास पहुंचता हुआ शेयर दिखाई दे रहा है। लेकिन चिंताएं तो बहुत सारी हैं सर। अभी अभी ईडी की जांच को लेकर के बातचीत हर रोज़ हो रही है। कहा जा रहा है कि बहुत सीरियस जो है उल्लंघन किए गए हैं पेटीएम की तरफ से। आपकी राय पेटीएम पर? देखिए, ये जानकारी तो आप समझिए कि ये सारी चीज़ें कवायद लगाई जा रही हैं कि बहुत सीरियस है। मैं भी जो कि न्यूज़पेपर इकोनॉमिक टाइम्स में कुछ न्यूज़ थी कि कंपनी में कुछ काफ़ी बड़े सीरियस ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जिसमें कि पीएमएलए जैसे आप कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से देखा जा रहा है, क्रिप्टो में कुछ निवेश हुए हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, और जिसके कारण की कंपनी दायरे में, और उनको इसके पहले भी वार्निंग चेतावनी दी गई थी। इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र ये समझ में नहीं आ रहा है कि पेटीएम एज ए गोइंग कंसर्न रहेगा या कौन सी कंपनी रहेगी, इसके नेक्स्ट स्टेट ऑफ जो है वो कैसे, रेवेन्यू कहाँ से आएंगे, ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर कि बहुत सवाल है। ये ज़रूर है कि लगातार 2 दिनों से अगर आप देखें, कल भी काफ़ी अच्छी निचले स्तरों से रिकवरी थी और यहाँ भी है, लेकिन असमंजस स्थिति अभी भी है, क्लैरिटी नहीं है कि क्या होगा। तो मुझे लगता है कि जहाँ पर असमंजस सी स्थिति हो और कंपनी ऑलरेडी जो है लॉस कर रही हो, 900 करोड़ का ऑपरेटिंग लॉस है कंपनी को टीटीएम बेसिस पे, कंपनी ने खुलासा किया कि 300 से 500 करोड़ जो आरबीआई के रेगुलेशंस आए हैं उससे इनको और झटका लग सकता है, मतलब लॉसेस और एक्सपैंड होंगे और रेवेन्यू विजिबिलिटी को लेकर एक बड़ी असमंजस सी स्थिति है। तो ये तमाम चीजें हैं जहां पर जिसके सवाल को मैं भी ढूंढ रहा हूं और मुझे नहीं मिले हैं। तो मुझे लगता है कि बी ऑन द साइडलाइंस, मार्केट में बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे लगता है कि मैं तो सलाह नहीं दूंगा, या मैं खुद भी वो चीज नहीं करता हूँ जो समझ में नहीं आती मुझे। हम्म। तो दूर रहने की सलाह है। और बिल्कुल जहाँ पर ज़्यादा विवाद हो, जहाँ पर ज़्यादा आशंकाएं हो, असमंजस हो, इतनी कंपनियां हैं, कहीं और निवेश कर लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ से भी दूरी बना करके चलिए। चलिए, इस बीच सौरभ जी कह रहे हैं सर एनएचपीसी पर सवाल का जवाब दे दीजिए। 200 शेयर है 112 पे। सर बहुत डिटेल में चर्चा की है, कार्यक्रम समाप्त हो जाए और थोड़ा सा पीछे जाएंगे आप तो बहुत अच्छी खासी चर्चा एनएचपीसी को लेकर के हमने की है। इरडा पे बातचीत की है, एनर्जी सेक्टर पे बातचीत की है। आपको उत्तर मिल जाएगा। चलिए अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और चंबल फर्टिलाइज़र के बारे में ज़रा बातचीत कर लेते हैं। चंबल फर्टिलाइज़र पे के नतीजे आए हैं। नतीजे जो है वो अच्छे रहे हैं। तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 41.78% बढ़ करके 459.41 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी की अगर हम आय पे नजर डालें तो कंपनी की बिक्री में भी 47.5% का इजाफा देखने को मिला है। ये 4,348.57 करोड़ रुपए रही है। वहीं कंपनी के आपको बता दें कि करीब 1 डेढ़ महीने पहले कंपनी ने एक बायबैक की भी घोषणा की थी और उसमें 700 करोड़ का कंपनी ने बायबैक का ऐलान किया था। तो कई सारी खबरें रही हैं चंबल में और आज अच्छी मजबूती है चंबल फर्टिलाइजर के शेयर में। अभी अगर देखें तो 5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। शुरुआती कारोबारी सत्र में 6% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल रही थी। अभी भी 5.25% ऊपर है चंबल फर्टिलाइजर का शेयर। सर चंबल फर्टिलाइजर पे क्या सलाह रहेगी? हालांकि थोड़ी सुस्ती जो है वो देखने को मिली है इस पे 1 महीने के अंदर। लगभग ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ अगर बात करें तो आज अच्छी रिकवरी है, अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। फर्टिलाइजर सेक्टर पे आपका व्यू, खासतौर से चंबल फर्टिलाइजर? देखिए, चंबल फर्टिलाइजर मुझे लगता है कि कंपनी में थोड़े से हिकअप्स थे बीच में दिख रहा था, लेकिन अब जो है वो सारी चीज़ें दूर हुई हैं और धीरे धीरे नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं। मुझे लगता है कि मौजूदा स्तर पे थोड़ा ही लें, लेकिन गिरावट में लेना चाहिए। स्टॉक अच्छा है, स्टॉक इस क्षेत्र में काफ़ी एक्सपैंड किया है और काफ़ी कैपेबिलिटी अच्छी है कंपनी की। तो मौजूदा स्तर पे थोड़ा ले सकते हैं, और गिरे हुए अगर मान लीजिए 15 से 20% का करेक्शन सब्सटैंशियल होता है तब वहाँ पर और ऐड करें। हम्म। चलिए अब अगली कंपनी पे बातचीत कर लेते हैं और मैक्स फाइनेंशियल को लेकर के बातचीत कर लेते हैं। मैक्स फाइनेंशियल पे जो है अच्छी खबर आई है और अच्छी खबर ये है कि आईआरडीआई की तरफ से जो है मैक्स फाइनेंशियल, मैक्स लाइफ के अंदर जो कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, उसमें जो है वो निवेश को लेकर के मंजूरी दी गई है। एक्सिस बैंक के जो है वो कंपनी के अंदर जो है 1612 करोड़ रुपए निवेश करेगा और इसी को निवेश को लेकर के आईआरडीआई की तरफ से मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जो है ये जो निवेश होगा उसके लिए करीब करीब 14.25 करोड़ शेयर जो है वो एक्सिस बैंक को जो है वो इशू करेगी और सीसीआई और पीएफआरडीए की तरफ से पहले ही इसको मंजूरी मिल चुकी है। तो ये एक सकारात्मक खबर यहाँ पर निकल करके आती हुई नए निवेश को लेकर के, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को लेकर के। और आज जो है हम शुरुआती कारोबारी सत्र में हम देख रहे थे कि करीब 4% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही थी और
अभी भी हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी मजबूती यहाँ पर बनी हुई है। सर, अभी भी करीब 4% ऊपर ही है, 949 का स्तर देखने को मिल रहा है। नया निवेश आ रहा है कंपनी में, सब्सिडरी कंपनी के अंदर। कैसे देख रहे हैं आप मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज को? ठीक है, मुझे लगता है कि कंपनी जिस तरह से देख रहे हैं सारी चीजें, तो यहाँ से भी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। 950 के ऊपर अगर ये स्टॉक प्राइस सस्टेन हो जाते हैं तो मुझे लग रहा है फिर आपको 1050 तक स्टॉक प्राइस जा सकते हैं। बट 950 बाय क्लोजिंग बेसिस आपको देखना चाहिए कि कैसा है, क्योंकि वहां पर एक नेगेटिव फॉर्मेशन चार्ट पर बने हुए हैं। और अगर इसके ऊपर निकलता है तब जो है स्टॉक तेजी पकड़ेगी। 950 के ऊपर अगर बंद नहीं होता है तब मुझे लगता है कि आपको अवॉइड करना चाहिए। हम्म। चलिए, अब इस बीच जो है आज की आखिरी शेयर पे जो है नज़र डालते हैं, बजिंग स्टॉक्स के। बजिंग स्टॉक्स में आज का आखिरी शेयर है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। इंडियन ओवरसीज़ बैंक में जब इसका बिल्कुल जो है करीब 11 बजे के आसपास या सवा 11 बजे के आसपास ये खबर आई थी कि कंपनी के शेयर में बड़ी ब्लॉक डील हुई है, और टोटल जो ब्लॉक डील हुई है वो 176 करोड़ रुपए के आसपास की हुई है। और आपको बता दें करीब 2.25 करोड़ से ज़्यादा शेयरों ने यहाँ पर हाथ बदले हैं, बड़े सौदे यहाँ पर देखने को मिले हैं। और इसी ब्लॉक डील के चलते हम देख रहे थे कि शेयर में जो 15% का उछाल एक समय देखने को मिल रहा था, और अभी अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है अभी भी 12.5% ऊपर है। क्या शानदार मूव इंडियन ओवरसीज़ बैंक में देखने को मिला है पिछले कुछ समय में। आज 12-12.5% ऊपर है, लेकिन इस पूरे महीने की अगर एक महीने की पिछले बात करें तो 76% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है, और पिछले 6 महीने में 194% का रिटर्न। सर, ये हो क्या रहा है इंडियन ओवरसीज़ बैंक में, और काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है पिछले 4-5-6 महीनों के अंदर। देखिए, ये काफी जो है मुझे लग रहा है कि अब हेड ऑफ द वैल्यूएशन जा चुका है स्टॉक। तो आपके पास अगर है तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुक कर लें इस जगह पर। क्योंकि अगर मैंने सारी चीजें प्लस माइनस करके देखी कि अगर मान लीजिए कि इनके पास जो एनपीए हैं वो भी अगर रेजोल्यूशन हो जाता है, बावजूद उसके भी कंपनी जो है काफी अब महंगी हो चुकी है। अपने बुक वैल्यू से काफी महंगी हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि इस जगह पे निवेश की ना सोचें, प्रॉफिट बुक करके साइडवेज रहें। हम्म। तो इस करंट लेवल पे निवेश के लिए बारे में ना सोचें, ये फिलहाल राय निकल करके आती हुई। तो फिलहाल के लिए बजिंग स्टॉक्स में इतना ही।